नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा के चुनाव हुए थे और अब इंतजार नतीजों का है। हालांकि नतीजों से पहले के नतीजे, क्योंकि फाइनल जो नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को आएंगे, आज से ठीक 2 दिन के बाद। लेकिन नतीजों से पहले के जो नतीजे हैं, यानी एग्जिट पोल की अगर बात करें, तो जो एग्जिट पोल हिमाचल चुनाव को लेकर आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स में जहां बीजेपी को थोड़ी राहत एक तरह से मिली है और बढ़त मिलती दिख रही बीजेपी को, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रही इस एग्जिट पोल में। अब वाज़ेह है कि कांग्रेस और बीजेपी को अब 8 तारीख का इंतजार है, जिस दिन फाइनल नतीजे आना शुरू होंगे। लेकिन इस एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए या इस एग्जिट पोल को किस तरह से देखा जाए, यह जमीनी हकीकत आखिर क्या कुछ है, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उसकी जमीनी हकीकत क्या कुछ है। क्योंकि एग्जिट पोल में मुकाबला बहुत कांटे का और बहुत टक्कर का है और बहुत करीबी मुकाबला है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ नरेश चौहान जी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस से हिमाचल के। मेरे साथ अर्चना फूल जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ देर में मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। नरेश चौहान जी और अर्चना फूल जी, दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले नरेश चौहान जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कल जब एग्जिट पोल्स आ रहे थे उस वक्त भी आपसे चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस को एक उम्मीद अब नजर आ रही होगी, क्योंकि जितने एग्जिट पोल है, ज्यादातर एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि मुकाबला बहुत करीबी है। नहीं, देखिए, हम इस बात को लेकर आश्वस्त थे जी कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में वापसी करेगी और अच्छे बहुमत के साथ करेगी। जी एग्जिट पोल ने कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया है। जी कुछ चैनल्स कांग्रेस पार्टी को आगे दिखा रहा है और कुछ चैनल्स में जो है भाजपा का एज दिखाया गया है। जी वो ठीक है, अपना एक एजेंसीज का या चैनल्स का प्रक्रिया है। एग्जिट पोल हर चुनाव में होते हैं और जिस दिन असली परिणाम सामने आता है उस पर चर्चा खत्म हो जाती है। तो एग्जिट पोल पे जैसे मैंने जिक्र किया, 55 लाख हमारे जो मतदाता थे हिमाचल प्रदेश में जी और बहुत हाईएस्ट पोलिंग हुआ, 77% पोलिंग जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ, जो अपने आप में एक मिसाल है पूरे देश के लिए कि लोकतंत्र में किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और जब इतने हैवी पोलिंग हुआ तो उसका एक जो राजनीतिक इतिहास है वो ये बताता है कि ये जो है, जो सरकार है उसके खिलाफ एक मत जो है लोगों का होता है। वही हम भी मान के चल रहे थे। उसके अलावा हमारे पास जो अपना पार्टी का सर्वे था, फीडबैक कार्यकर्ताओं का और हमारे नेताओं का, जो पूरे 1 महीने चुनाव के दौरान लोगों के बीच रहे, और अब 12 तारीख के बाद जो अभी तक का समय था, लोगों से बहुत फीडबैक भी मिला है। तो उसके आधार पे हमारे पास एक पूरा इस बात की गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। अब जहां तक आपने सवाल किया कि एग्जिट पोल का अलग अलग चैनल्स के अलग अलग तरह का है और जिन्होंने दिखाया भी है उन्होंने बहुत बड़ा कांटे की टक्कर जो है इसको बताया है जी। अब उनका क्या सैंपल साइज रहा होगा, कितने लोगों से उनका मैकेनिज्म क्या रहा है, यहाँ पूरे क्षेत्र में वो जा पाए, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में गए हैं या नहीं गए हैं, ये हम नहीं कह सकते। इस चीज की जानकारी हमारे पास नहीं है। और एग्जिट पोल पे पहले भी चर्चा देश में होती रही है, कभी वो सही भी हुए हैं कई जगह, लेकिन बहुत जगह उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है और गलत भी साबित हुए हैं। हाल ही में अभी पंजाब में चुनाव हुआ, वहाँ एग्जिट पोल काफी हर चैनल के तकरीबन जो है फेल हुए और वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उत्तराखंड में भी था, उसमें भी काफी सारी चीजें जो है गलत साबित हुई। तो ये ठीक है अपना, हम इसको ये नहीं कह सकते कि हर समय ये ठीक हो सकते हैं या हर समय ये गलत हो सकते हैं। हमें इससे कोई ज्यादा इस पे चर्चा मतलब ये एग्जिट पोल है, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं है और एग्जैक्ट जो नतीजे नहीं है। 8 दिसंबर तक आप लोग इंतजार करेंगे। मेरे साथ करण नंदा जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। करण नंदा जी, आपसे पहले नरेश चौहान जी
मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल जिस तरह का है, ज्यादातर एजेंसियों का एग्जिट पोल यह दिखा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में करीबी मुकाबला है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो एक छोटा राज्य है और छोटे राज्य में जो है वो स्वाभाविक है कि 20 से 25 सीटें ऐसी होती है जो कांटे के मुकाबले में होती है और कांटे की टक्कर होती है, जिसके कारण जो है इस प्रकार के एग्जिट पोल्स भी निकलते हैं और साथ में जो है आपकी जो सरकार होती है उसको भी कांटे की टक्कर कहा जाता है। पर इसमें जो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर जो है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य हुआ और हर वर्ग के लिए काम किया गया है। और अगर उसकी गौज किया जाए कि किस प्रकार से महिला वर्ग ने वोटिंग करी है, महिला वर्ग ने जो है अच्छी वोटिंग करी है, 9% लगभग ऊपर जो है वो मेल वोटर से ऊपर महिला वर्ग रहा है और महिला वर्ग जो है प्रीडोमिनेंटली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला। और अगर ये वोटिंग जो है ये बड़ी मात्रा में हुई है तो इससे एक चीज तो दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर एज जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। बाकी एग्जिट पोल्स की जो चर्चा हो रही है उसमें ये तो स्वाभाविक दिखाई दे रहा है कि कांटे की टक्कर है, पर आपका ऑल ओवर जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव दिखा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में। यानी आप मान रहे हैं कि 8 तारीख को ईवीएम जो अपना नतीजा बताना शुरू करेंगे और जो फाइनल नतीजे होंगे वो बीजेपी के हक में जाएंगे। मैं अर्चना फूल जी आपके पास आना चाहूंगा। अर्चना जी, क्या लग रहा है, क्योंकि शुरू से ही यह दावा था एक पार्टी का कि रिवाज बदलेगा, एक पार्टी का था कि नहीं राज बदलेगा, तो जो एग्जिट पोल आए हैं ये क्या कह रहे हैं कि हिमाचल में राज बदलने जा रहा है या फिर रिवाज बदलने जा रहा है? जी देखिए, जो एग्जिट पोल हर बार जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट से पहले आते हैं बहुत बार वो एक्यूरेट नहीं होते और उसका एक कारण जो है हिमाचल, जैसे करण नंदा जी ने कहा कि एक बहुत छोटी स्टेट है लेकिन हिमाचल एक बहुत टफ स्टेट है। टोपोग्राफिकली अगर आप देखें तो ट्राइबल क्षेत्र में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उसमें भी अलग अलग पॉकेट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं, मंडी है, कुल्लू है, शिमला का क्षेत्र है जो बहुत टफ है। तो एग्जिट पोल जो है, अगर आप ये देखें कि कहाँ से वो लोग जो है अपना सैंपल साइज ड्रॉ करते हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि एक तो 55 लाख जो जैसे नरेश चौहान जी ने कहा कि 55 लाख वोटर्स में से अगर आप सैंपल साइज ड्रॉ करना है तो क्या वो मतलब साइंटिफिकली ड्रॉ करते हैं? क्योंकि मैंने एक ओपिनियन पोल का मैं डाटा देख रही थी तो उसमें ये था कि आपने 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में केवल 2850 वोटर्स को इंटरव्यू किया और उसके बेस पे आपने कह दिया कि ये पार्टी जीतेगी या दूसरी पार्टी हारेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जो एग्जिट पोल हो सकता है कि वो कांटे की टक्कर जो बता रहे हैं वो इस चक्कर में भी है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 21 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी के रेबल हैं, 8-10 में कांग्रेस के रेबल हैं। तो उस वजह से जो मुकाबला ट्रायंगुलर या कई जगह 4 कॉर्नर्स पे मुकाबला हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट आ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर बार जो है एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी रहती है और जो हैवी पोलिंग है अभी तक हिमाचल प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मतलब ऐसा कोई एग्जांपल हमने हिमाचल में अभी तक देखा नहीं कि जहां पे ये हो कि हैवी पोलिंग का मतलब है कि प्रो रूलिंग पार्टी है वो, कि रूलिंग पार्टी ने इतना अच्छा काम किया तो इतनी हैवी पोलिंग हो गई। अभी तक ये हुआ नहीं है। इस बार अगर होता है तो वाकई में वो एक रिवाज बदलने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर जो बीजेपी अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर इतनी आश्वस्त थी तो हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्शन जो लड़ा गया, आप ये देखिए कि लोकल मुद्दों की बात बीजेपी ने कम की और सेंट्रल इश्यूज की और सेंट्रल लीडरशिप जो है यहाँ ज्यादा हावी रही। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अभी 8 दिसंबर को ये भी हो सकता है कि कुछ उलट पुलट हो एग्जिट पोल्स में भी। बिल्कुल, 8 तारीख को जब फाइनल नतीजे आएंगे तो उसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। मैं करण नंदा जी आपके पास आऊंगा। जो बात यहाँ पर अर्चना फूल जी कह रही थी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी नजर भी रहती है हिमाचल की पूरी राजनीति पर। कई चीजें यहां पर बहुत साफ साफ अर्चना जी ने कही कि एक तो
जो बागियों का मामला था। और बागियों की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के खेमे में बागी ज्यादा थे, कांग्रेस में भी बागी थे लेकिन कम थे। इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी की इन्होंने बात की कि जो गवर्नमेंट रहती है सत्ता में, जाहिर सी बात है कि उसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी। और जब जब हाई पोलिंग होती है, ज्यादा पोलिंग होती है, तो यह माना जाता है कि जो सत्ता में सरकार होती है उसी के अगेंस्ट में यह हाई पोलिंग होती है। तो ये कई चीजें जो बीजेपी के अगेंस्ट जाती हुई दिखती हैं। करण नंदा जी, जी देखिए, रिवाज बदलने की बात करी थी, तो मेरे ख्याल से ये जितनी भी चीजें होएगी ये बदल लेगी जी। आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस बारी चुनावों में मैन टू मैन मार्किंग करी है। और इसका एक और इलेक्शन कमीशन को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग को मैनेज किया है, वो काबिले तारीफ है। आप देखिए बुजुर्गों को बिल्कुल 80 साल से ऊपर जो है वो 1 लाख कुछ हजार वोटर जो है हिमाचल प्रदेश में है, उनके वोटिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ने घर घर जाके कराई है। और उन वोटर्स को मैंने देखा है, जिस तरह उन्होंने वोट डाला उनको खुशी है कि वोट घर लेने आए हैं। युवा वर्ग ने उत्तम भाग लिया है, महिला वर्ग ने तो आपके मैंने पहले ही बताया कि अच्छा भाग लिया है, और एक एम्प्लॉय कैटेगरी है उन्होंने भी अच्छा भाग लिया है। तो इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से वोटिंग हायर गई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से बुजुर्गों ने इस चुनाव में भाग लिया, उसमें साफ झलकता था कि नाम जो है वो मोदी जी का था। हम तो सिर्फ एक राम सेतु का काम कर रहे थे, और उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है मतदान किया है। इसी प्रकार जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है और आपकी जो बिल्कुल, यानी करण नंदा जी, आप मानते हैं जो बात कांग्रेस बार बार कह रही थी कि हिमाचल में चुनाव जयराम ठाकुर के चेहरे पर नहीं मोदी जी के चेहरे पर हो रहा था, यह बात आप मान रहे हैं? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री है और पूरे इंटरनेशनली जो इनका नाम बड़ा हुआ है, और इन्होंने भारत की जो छवि है उसको राष्ट्रीय स्तर पे जो है और इंटरनेशनल स्तर पे जो है उन्होंने ऊपर बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से जो है प्रथम चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी जी का था, और दूसरा चेहरा जो है वो जयराम ठाकुर जी का था। और पूरा चुनाव जो है हमने डबल इंजन पे लड़ा है। इसका मतलब यही हुआ कि सबसे पहला चेहरा मोदी जी का, दूसरा जयराम जी का, तो डबल इंजन की सरकार। और इसका जो विकास है, विकास के नाम पे बहुत वोट पड़ा है। बिलासपुर में तो मैंने अद्भुत चीज देखी है कि किस प्रकार से जो है वोटिंग जो है विकास के नाम पे हुई। झंडूता कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा हूं, और छोटे शहरों में भी जो है किसी प्रकार का जो है वो एक विकास। चलिए, मैं इस पर कमेंट ले लेता हूं नरेश चौहान जी से, मुझे ब्रेक पर भी जाना। नरेश चौहान जी, जो हाई पोलिंग हुई है वो बीजेपी के मुताबिक और करण नंदा जी के मुताबिक ये दरअसल 5 साल में सरकार ने जो विकास किया है ये उसकी वजह से पोलिंग हुई है। नहीं, देखिए साहब, अगर 5 साल में सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे 2017 में मैनिफेस्टो के जरिए वो पूरे नहीं हुए, और बाद में ये स्थिति हुई कि 4 बाई इलेक्शन हारने के बाद इन्होंने फैसला किया कि मोदी जी को फेस बना के हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। और आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पे होता है। हाँ, क्षेत्र के अपने मुद्दे, विकास के मुद्दे, या सरकारी कर्मचारी के मुद्दे, या किसानों बागवानों के मुद्दे, जो भी यहाँ वर्ग है उनके ये मुद्दे रहते हैं। लेकिन भाजपा का प्रयास रहा कि मोदी जी को फेस बनाया जाए और राष्ट्रीय मुद्दों पे इस चुनाव को ले जाया जाए। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी गलती जो है भाजपा से हुई है, क्योंकि यहाँ हर बार आप जब भी देखेंगे, पिछला जितना भी रिकॉर्ड आपको मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पे होता है। लोगों के, कर्मचारियों के, हर वर्ग के अपने मुद्दे होते हैं, वो चाहते हैं कि उसको एड्रेस करें। और कांग्रेस पार्टी ने बेखूबी उस बात को समझा, और हमने लोकल मुद्दों पे और लोगों की जो समस्या थी उन मुद्दों पे चुनाव को लड़ा। और हमने 10 गारंटियों की जो बात की हर यानी कांग्रेस ने लोकल मुद्दों को इतने अच्छे से समझा कि उसमें जरूरत नहीं समझी कि राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे। सेंटर की जो उनकी जो पर्सनालिटी है सबसे बड़ी कांग्रेस की, वो भी नहीं पहुंची। इतना फोकस आप लोगों का लोकल मुद्दों पर था। आप एक बात समझे, हमने एक कलेक्टिव लीडरशिप में सबने, कार्यकर्ता भी हमारा नेता है, प्रियंका गांधी जी ने हमारा पूरा सहयोग किया, और भी लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता आए। राहुल गांधी जी एक बड़े कार्यों में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें वो देश का एक बहुत बड़ा काम समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो उनकी फौज थी, उनके लोग थे, नेता थे, प्रियंका गांधी जी ने यहाँ जो मोर्चा संभाला था वो बेखूबी हमने उसको आगे बढ़ाया, और मैं उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। बहुत छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे 8 तारीख
जिस दिन असली नतीजे आने वाले हैं, जिस दिन फाइनल नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीद की जाए? क्योंकि जो एग्जिट पोल है, नतीजों से पहले के जो नतीजे हैं वो यही बता रहे हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर हो रहे हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया, और आज प्राइम डिबेट इंडिया में हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल चुनाव को लेकर, जिसके अब नतीजे बस आने ही वाले हैं। 2 दिन के बाद नतीजे आएंगे और ये फाइनल नतीजे होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल आ गए, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद भी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एग्जिट पोल में मुकाबला बहुत कांटे का और बहुत करीबी मुकाबला है। ऐसे में अब यह देखा जा रहा है कि 8 तारीख जब फाइनल नतीजे आएंगे वो किसके हक में जाते हैं और हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी। बहुत खास मेहमान मेरे साथ पहले से जुड़े हुए। मैं अर्चना फूल जी, ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगा। अर्चना जी, 2-3 सवाल जो मैं एक साथ आपसे कर लेता हूं, समय बहुत कम है। आपने हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया, इस वजह से जो सैंपल लिया जाता है एग्जिट पोल का या जो भी सैंपल लिए जाते हैं उसमें बहुत दुश्वारी होती, परेशानी नहीं होती है, तमाम एरियाज को कवर नहीं कर पाते हैं जो लोग सैंपल लेते हैं। एक तो सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल मैम ये कि जो बागियों की बात हो रही है, रिबल्स की जो बात हो रही है, कि उसमें 17 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ एक तरह से लड़ रही थी और 17 सीटों पर बीजेपी के बागी उनके सामने थे, और इसी तरह से कांग्रेस के सामने 7 उम्मीदवार बागी थे। तो इन 2 फैक्टर्स को किस तरह से देखा जाए? इन 2 फैक्टर्स को देखिए, बीजेपी जो अपना रेबिलियन था बीजेपी में, इन्होंने बहुत सारे एमएलए की टिकटें काटी हैं और 2 मंत्रियों की कंस्टिट्यूएंसीज भी चेंज की, उस के चलते रेबिलियन बहुत ज्यादा हुआ। और आप अगर पिछले चुनाव भी उठा के देखें तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो ग्राउंड लेवल पे रेबिलियन है वो हमेशा से ज्यादा रहता है। कांग्रेस में भी रहा कुछ इलेक्शंस में, लेकिन बीजेपी जो है उसको समेटने में जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इसी के चलते हमने एक वीडियो भी, अगर आपको ध्यान होगा, देखा था कृपाल परमार जी का, कि मोदी जी उनसे पर्सनली बात कर रहे थे कि आप वहां से प्रचार ना करिए और आप वहां से बैठ जाइए, जो रेबल एक कैंडिडेट है। तो उनका जवाब भी सब लोगों ने सुना। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी में जो नाराजगी है अंदरूनी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज पार्टी को कर देती है। कांग्रेस में भी निश्चित तौर पे कई सीटें ऐसी हैं जहां पे रेबल्स जो हैं वो काफी डैमेज करेंगे पार्टी को, लेकिन जहां तो जीतने वाले हैं रेबल्स, वहां तो चलो ठीक है, कांग्रेस का जीता तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं बाद में, बीजेपी का जीता तो बीजेपी में जाएगा। लेकिन वो पार्टी को जब हरा देते हैं, खुद नहीं जीत पाते, तो निश्चित तौर पे एक डैमेज बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, आपने कहा कि जो एग्जिट पोल की बात है, अब आपको जैसे शिमला का जो एग्जिट पोल था, मतलब शिमला कंस्टिट्यूएंसी को लेके जो था, अब माल रोड पे अगर आप चलते चलते लोगों से कोई सवाल पूछेंगे और उसके बेस पे आप सर्वे करके ये बोल देंगे कि यहाँ फला कैंडिडेट या दूसरा कैंडिडेट जीत रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक साइंटिफिक वे है टू कंडक्ट एग्जिट पोल। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। आप भरमौर कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे पांगी और भरमौर दोनों बिल्कुल अलग अलग बेल्ट्स हैं, ट्राइबल बेल्ट्स, और दोनों में अलग अलग समीकरण होते हैं। आप भरमौर जाके केवल कुछ लोगों से बात करके नहीं कह सकते कि वहां कौन कैंडिडेट जीत रहा है, और पांगी जाना जो है बहुत ही मुसीबत का काम है ऐसे वेदर में। तो मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एक यानी बहुत सटीक सैंपल नहीं लिए जा सकते हैं, बहुत मुश्किल और बहुत दुश्वार इलाके भी हिमाचल में ऐसे जहां से प्रॉब्लम्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं नरेश चौहान जी आपके पास आना चाहूंगा। नरेश चौहान जी, अर्चना जी जो बात बार बार कर रही है बागियों की, क्या वाकई में ये जो बागी कांग्रेस से नाराज हुए ये पार्टी को डैमेज कर सकते हैं, और जो नतीजे आएंगे उसमें अगर कुछ कमी रह जाती है सरकार बनाने में, तो एक बड़ी कमी ये भी होगी, एक बड़ा डैमेज ये भी होगा जो बागी करेंगे? जैसा आपने भी जिक्र किया, अभी आपने गिनाया कि ये तकरीबन 17 नहीं 21 लोग जो है भाजपा के बागी थे। और आप देखिए, एक हैरानी वाली बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हिमाचल प्रदेश से माननीय श्री नड्डा जी हैं, और वो खुद यहाँ पर थे, 15 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में रहे इन चुनाव के दौरान। जब टिकट्स बंटे तो ये बागियों को मनाने में पूरी तरह से फेल रहे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं मना सके अपने लोगों को, और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बिलासपुर सदर है, वहां से जो पिछली बारी सुभाष जी थे उनको भी नहीं बैठा सके। तो ये समस्या भाजपा में बहुत ज्यादा थी। कांग्रेस में 5 से 6 बागी जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे और उनकी संख्या में बहुत फर्क है।
और इससे फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। जब एक तरफ 21 होंगे, दूसरी तरफ 6 होंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका किसको ज्यादा करण नंदा जी, अब देखिए यहां पर नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि बागी तो हमारी तरफ भी है, लेकिन बीजेपी में बागी ज्यादा है, इस वजह से डैमेज जो होगा बीजेपी का ज्यादा होगा। देखिए, जितने लोगों की चुनावी इच्छा होती है वो चुनाव लड़े, उसको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है जी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबको मनाने का प्रयास किया, पर डैमेज कितना कौन कर रहा है उससे भी तो फर्क पड़ता है कि कितने वोट वो ले जाता है। अगर वो वोट जो है वो 250 और 500 में ही सीमित हो जाता तो ऐसा नहीं है कि चुनाव पे फर्क पड़ेगा। पर इनके जो बागी है, देखिए राजगढ़ में जो इनके बागी है उन्होंने समीकरण ही बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ की सीट जीतने वाली है और उसमें जो गंगूराम मुसाफिर जी ने जो है कांग्रेस का सफाया कर दिया है वोट का। और चौपाल में सुभाष मांगलेट जी है, उन्होंने भी जो है कांग्रेस का वोट जो है बड़े उत्तम नंदा जी, बागियों की तादाद देखिए ना, आपके यहाँ जस्ट डबल बागी हैं। आपके यहाँ जो रेबल्स हैं वो तकरीबन 20 के करीब हैं और तकरीबन 10 के करीब कांग्रेस में, तो आपके यहाँ तो डबल तादाद है। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, चुनाव लड़ने की सबको स्वीकृति होती है, पर प्रभावशाली बागी जो है वो केवल 5 है। अगर हम 21 रेबल्स की बात करें तो 21 रेबल्स के नाम तो किसी को भी याद नहीं आ रहे हैं, उनका प्रभाव नहीं है। केवल 5 ऐसे रेबल्स है जिनका प्रभाव है, क्षेत्र में प्रभाव है, उसमें फर्क तो पड़ा है, पर 6 तो कांग्रेस के है। मैं बोल रहा हूँ 21 रेबल्स जो है, अगर एक आप मंडल के अध्यक्ष को या मंडल के महामंत्री या एक मंडल के कार्यकारिणी सदस्य को भी रेबल मान रहे हैं तो उसको हम रेबल नहीं मानते हैं। रेबल तो है उसका, मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी ऑफ डैमेज, उसको रेबल माना जाता है, तो वो केवल 5 है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि रेबल का डैमेज दोनों पार्टीज को हो रहा है और उसमें जो है वो संतुलन बरकरार रहेगा। ठीक है, मेरे पास अब समय बहुत कम बचा, मैं नंदा जी आपसे ही पहला रिएक्शन ले लेता हूं। कितनी सीटें आ रही हैं 8 तारीख को जब फाइनल नतीजे आएंगे तो बीजेपी के हक में कितनी सीटें आ रही हैं? आपका भी अंदरूनी कोई सर्वे होगा, पार्टी का सर्वे होगा आपका? अच्छी तादाद में सीट आ रही है जी। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 38 से अधिक जो है वो सीटें आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की स्वयं खुद ही होगी, तो पूर्ण बहुमत के साथ नरेश चौहान जी जा रहे हैं। नरेश चौहान जी, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस एग्जिट पोल को लेकर, लेकिन आपका इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? अब इंतजार बहुत कम रह गया, एक दिन कल का बच गया, परसों सारी स्थिति साफ हो जाएगी। पर हमारा सर्वे और फीडबैक जो कार्यकर्ता और नेताओं के बेस पे था, हम 42 से ऊपर जाएंगे, 42 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। चलिए, मतलब बीजेपी को उम्मीद है कि 38 से ज्यादा सीटें आएंगी और कांग्रेस को 42 से 45 के बीच में। मैं अर्चना फूल जी आपके पास आऊंगा। अब आपने सुना कि बीजेपी तकरीबन 40 सीटें यानी 38 से ज्यादा सीटें बीजेपी अनुमान लगा रही है और कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे बता रहा है कि 40 से ज्यादा यानी 42 से 45 सीटें कांग्रेस की भी आ सकती है। आपका तजुर्बा, एनालिसिस आपका क्या कुछ कहता है कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? हम लोग मतलब एज अ जर्नलिस्ट फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो आपने बात कही कि किसकी कितनी सीटें आएंगी उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ कमेंट करना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे ये जरूर है कि हर इलेक्शन में जो जिस तरह से यहाँ अपसाइड डाउन होता है, हो सकता है इस बार वैसा ना हो कि जैसे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, थोड़ा बहुत उसमें फर्क आए। लेकिन सर्टेनली कांग्रेस अगर पिछली बार 21 सीटें इनकी आई थी तो 21 से आगे जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको नहीं कह सकती, लेकिन सर्टेनली कांग्रेस इस बार गेन करेगी। वो कितनी सीटें ले जाती है, आपके एग्जिट पोल भी क्लैरिटी उस पर नहीं दे पा रहे अभी। मतलब कितना गेन हो सकता है और क्या वजह गेन की हो सकती है? क्योंकि ओपीएस भी एक बड़ा मुद्दा था और कहा जा रहा है कि ओपीएस की वजह से कांग्रेस गेन कर सकती है। जी देखिए, जो ओपीएस का मुद्दा है वो इस बार इतने एम्प्लॉइज जो है मुखर हो गए थे वो सरकार के खिलाफ। हालांकि उन्होंने सरकार से पहले जीरा भी बहुत की कि आप हमारा ये कंसिडर कीजिए डिमांड, और जयराम ठाकुर जी ने उनको आश्वस्त भी किया था। लेकिन बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई कि एम्प्लॉइज जो है वो नाराज हुए सरकार से और
अल्टीमेटली कांग्रेस ने उस मुद्दे को फटाफट पिक किया जी। इलेक्शन कैंपेन में और अनाउंस भी कर दिया कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और बीजेपी को भी मतलब इसमें करण नंदा जी भी मुझसे सहमत होंगे कि बीजेपी ने भी उस इशू को बाद में एड्रेस करने की कोशिश की और अपनी एक कमेटी वगैरह में उसको बिल्कुल। डिस्कस भी किया कि हम इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाना बिल्कुल, है। यानी अब कल का हम और इंतजार करेंगे और 8 तारीख जो फाइनल नतीजे आएंगे किसके हक में होंगे देखना बहुत अहम होगा। हालांकि बीजेपी का दावा अपनी तरफ और कांग्रेस का दावा अपनी तरफ, लेकिन ईवीएम का जो फैसला होगा और अवाम का जो फैसला होगा 8 तारीख को जो फाइनल फैसला होगा वो किसके हक में होगा ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना फूल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, करण नंदा साहब, नरेश चौहान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।